वंदे मातरम। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है सुनील के व्यूज में, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। और मुझे इससे आपसे काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, इसलिए सबसे पहले तो आप सबका, जिन्होंने ये सब्सक्राइब कर दिया उनका धन्यवाद, और जिन्होंने ये सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के इसको सब्सक्राइब करें, ताकि एक डिफरेंट व्यू आपको पॉलिटिक्स पे हमारा तरफ से मिल सके। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जो मीटिंग ली थी कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ में, जिसमें उद्धव ठाकरे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल, जो योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उपस्थित थे। उसमें केजरीवाल ने एक जो पॉइंट उठाया था कि आप एक विशेष राज्य में हमारे टैंकरों को, ऑक्सीजन के टैंकरों को रोका जाए, और अगर प्रधानमंत्री आप एक फोन कर दें, केवल आपको एक फोन करने की जरूरत है, तो वो वहां से रिलीज हो जाएंगे। और आपको तो मालूम ही है कि 20 या 15-20 मिनट की देरी भी अगर हो जाती है तो लोगों की जान पे बना होती है। हालांकि इसमें केजरीवाल ने स्पेसिफिकली ये नहीं बताया कि किस राज्य में रोका है और कहाँ रोका है और क्यों रोका है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक परसेप्शन बना लिया गया है कि हरियाणा, जो कि बीजेपी का राज्य है, उसमें दिल्ली की तरफ आने वाली ऑक्सीजन को रोका जा रहा है। किसी ने इसकी जांच पड़ताल, और इसकी किसी भी पत्रकार ने भी इसकी तह तक जाकर इस मामले को जांच की कोशिश नहीं की। और दूसरी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री ने बहुत ही सौम्यता के साथ, हालांकि उनको फटकारा दिल्ली के मुख्यमंत्री को, लेकिन क्योंकि वो 1-to-1 उस समय वो ये नहीं बताना चाहते थे कि आपको हमने इतने करोड़ रुपए, इतने प्रधानमंत्री केयर की तरफ से जो फंड था उसमें से आपको अलोकेट किए थे, इतने पैसे दिए थे, या बल्कि ट्रांसफर कर दिए थे दिल्ली सरकार को, तो आपने क्यों नहीं अब तक इस आपदा प्रबंधन के लिए ऑक्सीजन के प्लांट लगाए। तो ये अलग बात है, इसका प्रधानमंत्री जैसा कि वो अवसर खोजते हैं कि कब इसके लिए उनको लपेटा जाए, तो अवश्य लपेटेंगे। क्योंकि जैसा प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि राजनीतिक समझ में आप उनको बीट नहीं कर सकते। और आज की तारीख में अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जहां तक राजनीतिक उनके ज्ञान का या राजनीतिक चालबाजी या जो भी कहें स्ट्रेटेजी का है, उसमें कोई तोड़ नहीं है। और अरविंद केजरीवाल तो उसमें कहीं भी नहीं बैठते हैं। खैर, इसी सिलसिले में आज जो मैं विशेषकर आपसे बात करना चाहता था, मेरे साथ जैसा मैंने कहा कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे पॉलिटिकल हेड या गुरु कहें, बाबा। उनका मैं विशेषकर ध्यान आज इस तरफ दरवाजा दे रहा हूं कि विक्रम चंद्रा, जो एनडीटीवी के अब तक सीईओ थे और उन्होंने रिजाइन करके अपना एक कोई छोटा मोटा यूट्यूब चैनल चालू किया है। वो कितना पॉपुलर हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन ये भी उसी लाइन में खड़े हो गए जिसमें अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी या आशुतोष जैसे पत्रकार हैं, जिन्होंने अपने अलग से, और शेखर गुप्ता वेबसाइट और यूट्यूब चैनल चला दिए। तो यार मेन मीडिया से हटके ये यूट्यूबर हो गए हैं बेसिकली। तो उन्हीं में विक्रम चंद्रा भी था। काफी एक समय था जब एनडीटीवी ये डिसाइड करता था कि कौन मंत्री बनेगा और किस मंत्री को क्या विभाग दिया जाए। तो उसी के सीईओ विक्रम चंद्रा ने गैस की कमी पर ये ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जो राज्य ये कह रहे हैं कि यह तो हमारी ऑक्सीजन है, वे जरा ये समझे कि आखिर तब क्या होगा जब महाराष्ट्र यह कहने लगे कि ये तो हमारा वैक्सीन है और कोविशील्ड को पुणे से बाहर न जाने दें। ऑक्सीजन को लेकर राज्यों का रवैया बर्बादी की राह पर सवार होने जैसा है। इन्होंने भी घर पे बैठे बैठे अपने एसी के स्टूडियो में बैठकर, शायद लैपटॉप पे या फिर अपने महंगे एप्पल फोन पे बैठ के ट्वीट कर दिया, बिना ये जाने कि किसने रोका है, क्यों रोका है, और उसके बाद उसका आगे क्या हुआ। तो ये जो ट्वीट है इनका, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये एक उन मुख्यमंत्रियों को भड़काने जैसा है जो अब तक ये नहीं कर, जो कोई इस तरह की सोच नहीं रखते थे कि अगर कोई गैस नहीं दे रहा है तो हम उससे बदला ले सके। हालांकि इट इज लिमिटेड ओनली टू दिल्ली, बिकॉज दूसरे किसी राज्य ने ये शिकायत नहीं की थी। तो आपको क्या लगता है कि क्या उद्देश्य रहा होगा, या क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? क्या ये उद्धव ठाकरे को एक टिप दे रहे हैं कि तुम भी ऐसा कर सकते हो, या भड़काने की कोशिश कर रहे हैं हमको? आपकी राय में क्या है? नमस्ते। अगर आप इस ट्वीट को देखें तो इसमें फ्रैंकली ना तो कोई लॉजिक है, ना कोई डेटा है। हमारे मन में बात आई, हम एसी में बैठे थे, हमने लिख दिया वाली बात है। अगर इनको लगता है कि इनके ये बेवकूफी भरे स्टेटमेंट से कोई भड़क जाएगा
तो वो उद्धव ठाकरे भड़क सकते हैं जैसा कि आपने कहा, पर वो ये नहीं समझते कि इससे वो उद्धव ठाकरे ऐसी हरकत करके वो और कितना नुकसान करेंगे। ये उन जर्नलिस्ट की श्रेणी में एक और जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने कांग्रेस को पिछले 15 साल में बहुत सारे ब्रिलियंट आइडियाज दिए हैं और वो हर एक उस आइडिया से वो और गड्ढे में गई है। तो अगर इन्होंने ये आइडिया उद्धव ठाकरे के लिए दिया है, जैसा कि आप काफी हद तक मेरे हिसाब से सही कह रहे हैं, तो अगर उद्धव ठाकरे एग्जीक्यूट करते हैं तो वो और बड़े गड्ढे में जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में आप देख सकते हो कितने बड़े गड्ढे में है जो वो खुद हर दिन 2 फीट और खोदते हैं। और अगर इन जनरल इस ट्वीट के बारे में बात करें तो काफी इररिस्पॉन्सिबल ट्वीट है। वैक्सीन बनाने और ऑक्सीजन बनाने में काफी फर्क है। ऑक्सीजन का प्लांट में आपको इनपुट नहीं चाहिए, आप बेसिकली कॉन्सेंट्रेटर है, आप उसको हवा से निकाल के इकट्ठा करते हैं, तो आप उसको कहीं भी लगा सकते हैं। दिल्ली वाले चाहें तो दिल्ली वाले भी लगा सकते हैं। वैक्सीन का प्लांट लगाने के लिए आपको काफी ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज, लैब्स, एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है टू प्रोड्यूस वैक्सीन। तो ये जो बात कर रहे हैं ये वैक्सीन को वेपनाइज करने की बात कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से काफी बेवकूफी भरा और इलॉजिकल सा ट्वीट है। मतलब बेवकूफ भरा, इलॉजिकल से भी ज्यादा कहे तो बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदाराना इनका एक ट्वीट था। वो तो आप एनडीटीवी के सारे पत्रकारों को देख ले, चाहे वो एनडीटीवी में रहने वाले या निकले हुए सारे पत्रकार ऐसे ही हैं, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो आपकी वो बरका दत्त हो या शेखर गुप्ता चाहे आप कुछ भी ले लें, सब एक से ही हैं। जिम्मेदारी तो इनको आती ही नहीं है, देशद्रोह तो इनके खून में है। और अभी तो ये जो शेखर गुप्ता और एक दूसरे पत्रकार राजदीप सरदेसाई, ये बुरी तरह से पीछे पड़े हैं प्रधानमंत्री के अपने नए लेखों में, और जो उनके जो यूट्यूब पर जो संदेश आते हैं उनमें काफी बुराई कर रहे हैं प्रधानमंत्री की। तो ये क्या हासिल कर लेंगे, या इनसे क्या प्रधानमंत्री पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, प्रधानमंत्री पहली बात, ये लेख तो लिखते हैं, मुझे पता नहीं पढ़ता कौन है। आप शायद ये वीडियो बनाने के लिए या इनकी समझ को समझने के लिए पढ़ते होंगे। मेरे हिसाब से देश में और कोई ना इनको देखता है ना कोई पढ़ता है। दूसरी बात, मोदी ने इनको पिछले 2007 से मान लीजिए, ये पूरे राजदीप सरदेसाई और शेखर गुप्ता के जो ये पूरा सिस्टम है, इसको क्या कहे, पंगु जो बोलते हैं ना हिंदी में, पंगु, वो कर दिया है। इनकी ना ही कोई वैल्यू है, ना ही इनकी कोई औकात है, और ये इसी छटपटाहट में ऐसी बेवकूफी भरी स्टेटमेंट्स रोज देते रहते हैं। ये तो पिछले 10 साल से बोल रहे हैं कि मोदी से निकम्मा कोई नहीं है और मोदी से बड़ा क्या बोलते हैं, डिक्टेटर कोई नहीं है। बिल्कुल। बट जनता ने तो हर बार इनको वोट देके वापस जिताया ही है। कौन सा इलेक्शन है जो मोदी हारे हैं पिछले 20 साल में? आई थिंक 2020 साल हो जाएंगे। तो ये तो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं कि इनकी कोई जगह नहीं बची है, ना ही पत्रकारिता में, ना ही देश के डिसीजन मेकिंग में। और एक दूसरी बात यह है कि जो हमने कल भी बात की थी कि ये ऐसे लेख लिख के उन लोगों को बुलाते हैं जो मोदी के अगेंस्ट खड़े हैं और जो पैसा लगाने को तैयार है। जॉर्ज सोरोस हो गए, काफी लोग हैं जो ऐसी सब, जॉर्ज सोरोस और उनके काफी ऐसे दोस्त हैं जो ये सब करने के लिए काफी पैसा देने को तैयार बैठे हैं। आप क्या ये कहना चाह रहे हो किसी तरह इस तरह के ट्वीट करके, इस तरह के लेख लिख के उनसे मतलब पैसा वसूलना चाहते हैं, या एक तरह से एक्सटॉर्शन समझ लीजिए कि एक अलग तरीके का एक्सटॉर्शन नहीं है, हाँ, मतलब एक्सटॉर्शन का जो अच्छा वर्जन बोल रहे हैं आप। हाँ, एक्सटॉर्शन का एक अलग सा वर्जन। हाँ, बेसिकली जो क्योंकि एनजीओ वाला रास्ता तो मोदी ने पूरा बंद कर दिया एफसीआरए के थ्रू, राइट। तो अब इनके लेखों में, इनके चैनल में इन्वेस्टमेंट आ जाए तो थोड़ा पैसा इनके घर भी आ जाएगा। राइट। बाकी तो उसके अलावा इनकी कोई ना महत्ता है ना कोई यूज है। राजदीप सरदेसाई आज तक इंडिया टुडे में कैसे बचे हुए हैं मेरे को पता नहीं। इंडिया टुडे तो खुद ही एक लेफ्ट विंग का मोदी विरोधी है, और शायद वो रोहित सरदाना को शायद अपनी बची हुई हिंदी चैनल की साख बचाने के लिए अपनी तरफ लाया था। अंग्रेजी चैनल में तो राहुल कंवल और राजदीप सरदेसाई दोनों लेफ्टिस्ट हैं, और दोनों कई बार अमित शाह और प्रधानमंत्री के द्वारा मुंह खा चुके हैं। तो वो तो उनका हर बार मुंह खोलते हैं अमित शाह या प्रधानमंत्री के सामने और लताड़ खाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए, आज अपनी चर्चा का मैंने न्यूज पढ़ी थी, तो मैंने सोचा था कि इसको हम डिस्कस कर लें और हमारे दर्शकों को तक पहुंचाएं कि इस तरह के पत्रकार भी भारत में थे जो
गैस और है जो गैस और वैक्सीन के लिए भारत को तोड़ने की बात करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा, हमसे शॉर्ट नोटिस पे जुड़ने के लिए। फिर हम एक नए सब्जेक्ट पे आपके साथ आपको आमंत्रित करेंगे। और दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कठिन समय में सुरक्षित रहिए और घर से बाहर ना निकलिए, और वो पंचलाइन जरूर याद रखिए कि मास्क है जरूरी, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी एक अगले वीडियो में।